बात करना चाह रहे थे अब जो राज्यों में चुनाव आने वाले हैं उनकी। अभी देश के चुनाव में आपने देखा बहुत राज्यों में बीजेपी की हालत ठीक नहीं रही, विपक्ष ने बहुत जोर लगा करके अपने परफॉर्मेंस बेहतर की है, खासतौर पर महाराष्ट्र हरियाणा ऐसे राज्यों के अंदर। झारखंड में भी जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं, फिर बिहार की बारी आएगी, दिल्ली की बारी आएगी फिर उसके बाद। लेकिन इस वक्त हम लोग मंत्रिमंडल की चर्चा पहले कर रहे थे तो हर्षवर्धन जी ने कहा कि दो नामों की बात करी जो लोगों के पीछे बड़ी दिलचस्पी जो इस मंत्रिमंडल में नहीं है, क्यों हटाए गए हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। स्मृति ईरानी जी और अनुराग ठाकुर, दो नाम आप कह रहे थे। स्मृति जी चुनाव हार गई, लेकिन इस मंत्रिमंडल में चुनाव हारे हुए लोग भी हैं। रवनीत बिट्टू पंजाब से आते हैं, वो तो अभी भी कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आए ही थे, चुनाव लड़े, हार गए, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया रवनीत बिट्टू को। ऐसे ही जॉर्ज कुरियन है, वो अपना चुनाव हार गए केरल से, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतना अनिवार्यता थी मंत्रिमंडल में आने की। फिर स्मृति ईरानी जी को क्यों नहीं मंत्रिमंडल में लिया गया, आप ही बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो वही है जो एकदम सामने दिख रहा है कि वो चुनाव हार गई। अमेठी सीट भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही थी कि स्मृति जी फिर से जीत के लाएंगी और वो नहीं कर सकी, इसकी वजह से उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। लेकिन कई बार होता है ना, जैसे हमें याद है कि जब प्रियंका गांधी ने पूछा था कि हु स्मृति, पत्रकारों ने कहा तो हु स्मृति पूछा, उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया, उनके कद को सबने देखा ही क्या हुआ। अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी स्मृति ईरानी का मजाक उड़ा रही है, हास परिहास कर रही है, वो पोस्ट कर रहे हैं अब दोबारा से हु स्मृति। हाँ, अब वो फिर से हु स्मृति आ गया है, तो शायद वो एक वजह बनेगा कि स्मृति ईरानी को कोई नई भूमिका मिले। और जो ये जॉर्ज कुरियन का मसला है, रवनीत बिट्टू का मसला है, ये एकदम अलग है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब और केरल में जिस संकट से जूझ रही है, आप सोचिए कि मुलायम सिंह यादव बंगाल से बना देते थे एक नेता को राज्यसभा सदस्य। ऐसे ही हर पार्टी अपना विस्तार करने के लिए कोशिश करती है दूसरे राज्य में जाए, और पंजाब में उसका मत प्रतिशत बढ़ा है, केरल में तो सुरेश गोपी जीत कर भी आ गए हैं। जॉर्ज कुरियन की भूमिका मानी जाती है कि जो चर्च है वहां की, उसको साथ लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन स्मृति जी को तो 14 में भी चुनाव हारने के बाद, हाँ निश्चित तौर पर तब उनको वो अवसर दिया गया था और वो उसको उन्होंने डिलीवर करके दिखाया, सीट ला के दिखाई। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि कोई दूसरी भूमिका उनकी हो। अनुराग ठाकुर जी, पहले स्मृति पे बात कर लेते हैं। देखिए, स्मृति ईरानी का जो टेन्योर रहा है बहुत स्मूथ नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो I&B मिनिस्ट्री में भी टेक्सटाइल उसके बाद उनको दिया गया, इनमें बहुत सारे उनके झगड़े, उनसे नाराजगियां, बहुत सारे अफसरों की नाराजगियां, काम करने के तरीके को लेकर बहुत सारी सवाल उठते रहे। उसके बाद उनको एक ऐसी मिनिस्ट्रीज दी गई जो कि बहुत लो प्रोफाइल मिनिस्ट्रीज मानी जाती हैं, जैसे विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर या फिर माइनॉरिटी अफेयर्स, उस तरह की मिनिस्ट्रीज दी गई जिन पे कम फोकस रहता है। और यही कारण था कि मैं अगर इसको उस भाषा में कहना नहीं चाहता, लेकिन उन्हें साइडलाइन किया गया। ठीक है, अब जब वो अपनी सीट हार ये बड़ा क्लियर था पिछले 2-3 वर्षों में। हाँ बिल्कुल साफ था। ठीक है, और अब जबकि वो जो है अपनी मतलब इलेक्शन हार चुकी हैं, तो नेचुरली एक तो अमेठी से इलेक्शन हारी हैं, दूसरा इलेक्शन हार चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म सरकार में या फिर जो फैसले लेते हैं उनमें भी था कि स्मृति ईरानी को जो है कोई। अनुराग ठाकुर का मुझे सिंपल लगता है। अनुराग ठाकुर देखिए लगातार अपना इलेक्शन जीतते आए हैं, उन्होंने इंश्योर किया वहां पर कि जो पार्टी जो है वो भी इलेक्शन जीते। तो मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा हमें इसलिए रीड नहीं करना चाहिए क्योंकि 4 ही वहां पर सीटें हैं, उसमें से एक अगर मंत्री बनाया जाता है तो भाई नेचुरल है कि एक जो है हिमाचल में से 4 में से एक को मंत्री बनाया जा रहा है, वो जेपी नड्डा को बनाया जाता है। इतना सिंपल है, बस यही बात। नहीं, मुझे ये थोड़ा सा इतना सामान्य नहीं लगता है। ये ठीक बात है कि अगर वैसे कहें तो छोटा सा राज्य है, 4 सांसद होते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर लगातार जीतते आए हैं। अनुराग ठाकुर क्रिकेट क्लब के चुनाव में थे, सेक्रेटरी रहते थे, और अगर आप ध्यान दें तो उसके बाद जय शाह जिस तरह से उसमें गए हैं, अनुराग ठाकुर की उसमें भी बड़ी भूमिका है। भारत के सबसे अमीर जो क्लब है स्पोर्ट्स का, उस पर कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का। उधर से देखें तो राजीव शुक्ला उस कब्जे पर है। ऐसे में अनुराग ठाकुर की भूमिका नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, उसकी लड़ाई बड़ी जबरदस्त होती है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव के समय हुआ, जिसको मुझे लगता है कि राहुल जी को याद आएगा तो उस पर और कुछ वो चिन्हित करेंगे। विधानसभा चुनाव के समय क्या कहा जाता था कि भाई एक धड़ा है नड्डा जी का, एक धड़ा है अनुराग ठाकुर का, उसके बीच में आपसी कलह में सब निपट गया बागियों के चक्कर में। और हम लोगों ने तो इस पर बात की थी कि अगर बागी ही निपटाएंगे तो निपटाएंगे, बागियों में ने निपटा दिया, 1% से कम मतों के अंतर से हार गए। तो अब लेकिन उसके बावजूद अनुराग ठाकुर, देखिए कोई कुछ भी कहे, बीच में वो क्रिकेट वगैरह के चक्कर में पड़े तो थोड़ा सा उनका दूसरा ट्रैक हो गया था, थोड़ा मतलब जिसको कहते हैं कि एलीट वाले नेता हो गए थे। लेकिन
अगर वो ऐसे ध्यान दें तो भाई अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के लगातार अध्यक्ष रहे, 3 बार अध्यक्ष रहे, पार्टी में रहे, लगातार उनको प्राइम पोजीशन रही, सांसद जीत के आए, आईएनबी मिनिस्टर थे, तो मुझे लगता था कुछ और बेहतर उनको दिया जाएगा। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, जहां तक बीसीसीआई का सवाल है, वहां पे अरुण धूमल जो है अनुराग ठाकुर के भाई हैं, वो बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन में है। दूसरी बात, जहां तक अगर वही एक जिम्मेदारी है तो वो संभाला जा सकता है। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है तो ये जिम्मेदारी जो है वो जयराम ठाकुर की थी और जेपी नड्डा जो लगातार वहां पर विधानसभा चुनाव लेकिन ये तो गलत है ना कि आप जेपी नड्डा जयराम ठाकुर कहें, अनुराग ठाकुर। अब जरा बात चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी। अब बात जरा महाराष्ट्र हरियाणा की करनी चाहिए। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से इस चुनाव के अंदर घिरी हुई नजर आई है। अब महाराष्ट्र का संकट आपको लगता है सिमट गया? देवेंद्र फडणवीस ने तो अभी पेशकश की थी कि मैं इस्तीफा दे देता हूं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर सिमट जाएगी। और जब हम लोग यहाँ पर इलेक्शन एनालिसिस के समय लगे हुए थे तो हम में से सबसे ज़्यादा समीर जी तो का अनुभव महाराष्ट्र के बारे में है और हम सभी बात पर थे कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों तक तो जरूर वहाँ पर उसका गठबंधन जो है वो 30 सीटों तक जरूर आएगी। और वाकई यदि ऐसा हुआ होता तो स्थितियाँ आज बदली हुई होती। लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में संगठन जो है वो आपसी खींचातानी के अंदर बर्बाद हुआ। दूसरी बात, मतदाताओं को कहीं ये नहीं लगा कि भाई हम जो ऐसे करप्ट लोगों को हम ला रहे हैं, जिन पर आप कल तक आरोप लगाते थे, आप उनको ला रहे हैं और आज राज्यसभा दे रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? क्या उन लोगों ने सीट जिताया? क्या यदि हम मान लेते हैं कि जो शरद पवार की पार्टी थी उसको तोड़ा तो उससे हमारी कितना बेनिफिट है? उनको हम नहीं भी लाते तब भी तो सरकार चल जा रही थी। ऐसी स्थिति में भी सरकार चल रही थी, तो क्या ऐसी जरूरत थी उनको लाने से? उससे मैसेजिंग बहुत खराब हुआ। रही बात संगठन की, तो किसी को तो जिम्मेदारी लेने में, ये सारा ऑपरेशन किसने किया था? ये सारा ऑपरेशन का सूत्रधार तो माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने ही किया था। और वहां भी फिर वही आकर के बात आ जाती है ले पीट करके कि भाई फिर वहां पर एक प्रो देवेंद्र फडणवीस है, दूसरा एंटी देवेंद्र फडणवीस। वैसे राजनीति में कुछ सीधा नहीं होता। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं प्रदर्शन की और मुझे सरकार से कार्य मुक्त किया जाए, लेकिन एक बारगी के लिए अच्छा भी लगा। इसके पीछे बहुत राजनीति होगी, लेकिन पॉलिटिक्स में सीधे आगे बढ़ के कोई आदमी जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं हार के लिए, काम कौन करता है? नहीं, बिल्कुल ये करना चाहिए। और इसकी तारीफ भी करिए, बात भी करिए। मैं तो कह रहा हूं चाहे किसी वजह से, अब राजनीति तो हर कोई करता है ना भाई, लेकिन आप सोचिए कि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री था, जिस तरह से सरकार चलाई, 5 साल बड़ी शानदार सरकार चली। जो ट्रांस हार्बर जो लाइन है उसको चाहे हो मुंबई ट्रांस हार्बर लाइन, या फिर जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है वो हो, चाहे जिसको हम जल युक्त शिविर योजना कहते हैं वो हो, बड़ा शानदार काम किया था। किसी वजह से देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, झगड़ा हुआ। उप मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने पार्टी के कहने पर, और कहा जाता है कि वो तो नरेंद्र मोदी ने सीधे फोन किया, उसके बाद स्वीकार किया, वो एक बड़ी चीज है। और अगर वो कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी दल में किसी भी नेता की इस तरह की चीजों को खतरे की घंटी तो बज गई समीर जी। 4 महीने में चुनाव है राज्य का। बिल्कुल, और देवेंद्र फडणवीस इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा के परिणाम आए, अगर यही परिणाम कंटिन्यू रहते हैं तो विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और देखिए, देवेंद्र फडणवीस तो वैसे भी संगठन के आदमी है। 2014 में तो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं के संगठन के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, सरकार आई लौटकर, वो मुख्यमंत्री बनाए गए। तो देवेंद्र फडणवीस जानते हैं कि इस समय अगर प्रदेश में वापस संगठन एकत्रित करना है, नाराज लोगों को मनाना है, संघ को साथ में लेना है और फिर से अगर सरकार बनाना है तो संगठन में काम करना पड़ेगा। और वैसे भी देवेंद्र फडणवीस अब उप मुख्यमंत्री बने हुए, आपने उनसे वित्त मंत्रालय ले लिया, सिर्फ गृह मंत्री है, बड़े निर्णय दिल्ली से मैनेज हो रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस चाहते होंगे कि मुझे मुक्त कर दिया जाए, सरकार चलाने वाले लोग हैं, मैं सलाह देते रहूंगा और पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण करूंगा और सरकार लेकर आऊंगा और फिर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। या हम यूपी की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में दिक्कत क्या आई बीजेपी और एलायंस के सामने? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति यूपी से बहुत अलग है। उद्धव ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे का एक सेंटिमेंट है और एक कट्टर जो शिवसैनिक रहे। आप देखिए, 2015 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2014 का तब हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन नहीं हुआ था, लोकसभा में गठबंधन था। विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग लड़ते, उसके बाद भी शिवसेना 55 सीटें लेकर आई थी वहां विधानसभा चुनाव के अंदर। तो शिवसेना का अपना एक कैडर है जो बाला साहेब ठाकरे और मातोश्री के प्रति समर्पण रखता है। सिर्फ यह कर देने से क्या, अब एकनाथ शिंदे को
ले आए तो शिवसैनिक भी आ जाएंगे, संभव नहीं था। जनता ने बता दिया कि भाई मोदी देश के नेता है, लेकिन प्रदेश के अंदर अभी भी शिवसैनिक जो कमिटेड वर्कर्स है, बाला साहेब को देखते हैं, वो उन्हीं को वोट करेंगे। और जब लोकसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री को छोड़कर अगर बाला साहेब ठाकरे के नाम पर उद्धव ठाकरे को वोट कराए, तो तय मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव में तो मोदी जी फैक्टर रहेंगे नहीं, उस समय तो वो निश्चित रूप से और खुलकर उद्धव को दूसरी ओर जाएंगे। यही डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। अब मुझे लग रहा है कि शायद उद्धव ठाकरे की जो कीमत है पार्टी को समझ में आएगी और गठबंधन की रास्ता खुलेगा। तो ये जरा इस पर राज खुलिए ना, बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं उद्धव ठाकरे को वापस लाने की कोशिशें कर रही है भाजपा। देखिए, उद्धव ठाकरे को अगर लाएंगे, दोनों हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी है, लंबे समय तक गठबंधन में सहयोग रही है। उद्धव ठाकरे भी वहां जाकर बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन हाँ, राजनीतिक रूप से अगर आप उद्धव ठाकरे को अगर बीएमसी कहते हो कि बीएमसी भाई आपके हिसाब से चलाया जाएगा, उद्धव ठाकरे आ सकते हैं। प्रदेश में सम्मान के साथ गठबंधन करोगे तो उद्धव ठाकरे आ सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि बैकडोर से भी बातचीत शुरू हो गई है। हो सकता है आने वाले कुछ समय के बाद हमें कोई बड़ा डेवलपमेंट इसमें दिखाई दे। हो सकता है विधानसभा के पहले उद्धव ठाकरे के साथ। लेकिन इतना सरल नहीं है ना कि आप उनके साथ पैचअप कर लीजिए, बीजेपी का उद्धव ठाकरे से पैचअप हो जाए। आपने उनकी पार्टी तो उफाड़ कर दी है। अभी एकनाथ शिंदे का क्या करेंगे आप? एकनाथ शिंदे इतनी आसानी से मान लेंगे दोबारा नेता उनको? एकनाथ शिंदे उनके साथ नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहेंगे। बड़ी पार्टी तो आज उद्धव ठाकरे ने बता दिया ना कि जो बड़ी पार्टी, एकनाथ शिंदे भी रहेंगे, उद्धव भी आ जाएंगे। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? जैसे ना बिहार के अंदर हुआ, नीतीश कुमार भी हो, जीतन राम मांझी भी है। जीतन राम मांझी तो नीतीश कुमार से निकले थे ना। चिराग पासवान की देख ली, चाचा मंत्री थे, चिराग पासवान फिर भी सरल नहीं है ना। आज एकनाथ शिंदे सरल नहीं है, लेकिन दोनों की राजनीतिक मजबूरी है। ये कोई विषय ही नहीं है। दोनों की राजनीतिक मजबूरी है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, दोनों की राजनीतिक मजबूरी है। देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता जो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री आ गए, वो तो अपनी पार्टी का, बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता था। और एकनाथ शिंदे, चाहे आप जो कह लें, एकनाथ शिंदे को भी पता है कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। अगर मान लीजिए कल को, जैसे एक कल्पना कर लें, चलिए सरकार गिर गई और अभी चुनाव होगा तो उसमें क्या होगा, एकनाथ शिंदे जानते हैं कि उनकी अपनी अकेले कोई हैसियत नहीं हो सकती है। तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना। फिर जब उद्धव के साथ जाने की बात आएगी, अगर उद्धव ठाकरे कह दें कि ठीक, हम एकनाथ शिंदे को आशीर्वाद देते हैं, एकनाथ जाके साहेब हमारे आप ही माई बाप हो, खत्म हो गया, किसी को भी आप मुख्यमंत्री बना देंगे। इन्होंने तो दबी जबान में पूरा खुल के नहीं बताया, लेकिन कुछ छुपे शब्दों में कहा कि प्रयास हो रहे हैं। नहीं, बहुत जबरदस्त हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त हो रहे हैं। कल मैं ये बात कह रहा था कि ये एकदम ठीक समीर जी कह रहे हैं। और इसको आप यूं भी समझिए ना, जो चिराग पासवान कहते थे हम तो किसी भी कीमत में नीतीश कुमार को खत्म कर देंगे, लीजिए अब कह रहे हैं नीतीश जी से बढ़िया कोई आदमी नहीं। जो पशुपत पारस और चिराग पासवान एक दूसरे को क्या पटकी पटका चल रहा था चाचा भतीजे में, कोई इसका मतलब नहीं है। और राजनीति में ये सब बहुत ही सामान्य हो चला है, इसमें मुझे कोई लोकसभा चुनाव के बाद एक बात बहुत खुलकर कह रहे हैं लोग कि राज्य के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आप इस विपक्ष के सामने नहीं टिक सकते, बीजेपी और ये एकनाथ शिंदे और अजित पवार। देखिए, सिर्फ वही नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक डेडिकेटेड टीम चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ संगठन पे काम करे। 4-5 साल की सत्ता ने आराम गाह बना दिया है इन लोगों को। ये सच्चाई है। या आप इन जनरल कह रहे हैं या महाराष्ट्र के कह रहे हैं? मैं सबों के लिए कह रहा हूं, सबों के लिए कह रहा हूं। प्रधानमंत्री 48 डिग्री और 52 डिग्री टेम्परेचर पर जाकर के पूरे देश में भ्रमण कर रहा है। इतना बड़ा काम होने के बाद, अयोध्या मूवमेंट, अयोध्या में मंदिर बनने के बाद, 370 खत्म होने के बाद, इतना बड़ा बेनिफिशियरी वर्ग होने के बाद, प्रधानमंत्री को 206 सभाएं करनी पड़ रही हो। हर कंस्टिट्यूएंसी में लगभग जाकर के बिहार में उनको सभाएं करनी पड़ी है। तो आप सांसद क्या कर रहे थे? आप लोग पापड़ बेल रहे थे। संगठन क्या कर रहा था? विचार की दृष्टि से, मैं फिर कह रहा हूं, विचार की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से और अपने वैचारिक प्रतिष्ठान को ध्यान दे करके मुझे लगता है कि संगठन के बारे में सोचने के लिए एक समय निकालने, इस पर आत्ममंथन करने चाहिए। आप नेशनल काउंसिल, याद नहीं आता है, नेशनल काउंसिल में सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, कितना डिस्कशन होता है। संगठन का जो प्रमुख है, जो राष्ट्रीय स्तर पर है, क्या वो जाकर के राज्यों में जब जाते हैं तो संगठन मंत्रियों के साथ बैठ करके बातें हैं? क्या बहुत सारे ऐसे थे जिन सीटों को हम जीत सकते थे, वहां के संगठन मंत्री जाकर के उनको दुलार करके ले आए कि आप इससे हट जाइए? पवन सिंह को ही लेकर के क्या बड़े बड़े लोग जाकर के पवन सिंह को बोले कि ना आप हट जाइए? उसके कारण, पवन सिंह के कारण हम 3-3, 4-4 से बक्सर हार गए, आरा हार गए, क्योंकि जैसे ही काराकाट में लगा कि राजपूत लोग वोट पवन सिंह को कर रहे हैं तो दलित वगैरह सारा उठ करके कहा कि नहीं, चलो हम लोग नक्सल को ही दे देते हैं, लेकिन इस आदमी को नहीं जीतने देते। ऐसी चीजें जो प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया पार्टी का अध्यक्ष कौन बने? नहीं, मैं कह रहा हूं इसको बहुत गंभीरता से देखना है। कायदे से तो एक अंतिम बात, पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए।
दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति होना है। अमित शाह है वो तो। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो सबों से कनेक्ट हो रहा है। 10 ठीक। करोड़ आपके जो अपने जिगर के टुकड़े हैं उनसे कनेक्ट उसको ये है। बस लास्ट कमेंट का समय मेरे पास है। पार्टी अध्यक्ष को लेकर के फिर चर्चा वहीं खड़ी हो गई आकर के, कौन बने? बिल्कुल, देखिए ये तो देखना होगा पार्टी अध्यक्ष कौन बने, क्योंकि ज़्यादातर जो आप बड़े बड़े नाम हैं वो ऑलरेडी कैबिनेट में जा चुके हैं, वो मतलब उनको कैबिनेट में लिया जा चुका है। तो अब संगठन से कोई व्यक्ति जैसे तावड़े हैं या बाकी विनोद तावड़े हो सकते हैं, या बाकी और भी नए और बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जो कि संगठन जो है इस तरह से एक व्यक्ति हो जो कि संगठन को अच्छी तरह से जानता हो। पहले तो बहुत अच्छे तरह लोगों के साथ और अलग अलग राज्यों में जो संगठन है उनके साथ उनका तालमेल रहा हो, और जो बहुत समय से संगठन में रहा हो, तो इसलिए जो है चौंकाने वाले नाम आएगा। आप अभी चौंकाइए ना, कौन मतलब किसी का नाम सुना भी नहीं होगा, वो नाम आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष चर्चा के लिए। कोई चर्चा चर्चा में तो ही नहीं वो नाम, एकदम चौंकाने वाला नाम रहेगा, आउट ऑफ बॉक्स। चलिए देखते हैं। अब अभी तो हम इंतजार मोड में ही हैं। बिल्कुल। मंत्रियों के पदों का इंतजार है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा ये तो चलिए चर्चा कुछ दिन तक चलती रहेगी। लेकिन आज कहानी कुर्सी के मित्रों इतना ही, बहुत विषयों पर बात हुई। हर्षवर्धन जी शुक्रिया, राहुल जी शुक्रिया, समीर जी का धन्यवाद, प्रोफेसर साहब धन्यवाद आपका।